once again welcome back to my YouTube channel Gyan Vigyan. Today I am going to take up a second chapter of class 12th biology, that is sexual reproduction in flowering plants. So guys, in this video we will going to cover three topics, that are male reproductive unit, सेकेंड इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड थर्ड टॉपिक इज पॉलन ग्रेन्स. हम इन तीनों टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चलिए गाइस, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी स्टैमेन या एंड्रोशियम को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं. पहला होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो अपर पोर्शन है, जो टर्मिनल पोर्शन है, जो टिप पे लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एंथर. एंड इसके साथ ये जो लॉन्ग फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट. सो स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम स्टैमेन बोलते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर का. सो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है दैट एंथर इज अ बाइलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर. नाउ इस लाइन का मतलब क्या है? एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक एंथर के दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, दो लोब्स नजर आ रहे हैं, और दो लोब्स होने की वजह से इसको बाय लोब्ड कहा जाता है. बाय मींस दो, तो यहाँ पे दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये एंथर एक टर्मिनल पार्ट है, एक टर्मिनल स्ट्रक्चर है जो टिप पे प्रेजेंट होता है. इसीलिए हमने यहाँ पे एंथर को कहा है कि एंथर एक बायलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर है. एंड इस एंथर से जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब और स्टॉक निकल रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट. तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा स्टैमेन बन गया. तो सबसे पहले हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को. सो गाइस ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, जो अभी हमने ऊपर भी देखा, कि एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये दो लोब्स कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं. दैट मीन्स ये जो हम इस डायग्राम में ये दो लोब्स देख पा रहे हैं, इन दो लोब्स के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इन दोनों लोब्स को जोड़े रखता है. इन दोनों लोब्स में दो थीका प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स एक लोब में दो थीका और दूसरे लोब में दो थीका. अब ये थीका क्या होता है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सी, दिस इज आवर फर्स्ट लोब एंड दिस इज आवर सेकेंड लोब. एंड इस फर्स्ट लोब में भी हमें और दो डिवीजन देखने को मिल रही है. दैट मीन्स एक लोब की और डिवीजन हो गई, जिससे हमें दो थीका मिल रहे हैं. तो पहले वाले लोब से दो थीका मिल रहे हैं एंड दूसरे वाले लोब से दो थीका मिल रहे हैं. तो टोटल एंथर में कितने थीका हो गए? 4 थीका हो गए एंथर में, 2 थीका पर लोब. एंड इन थीका को भी ज्वाइन करने वाला बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है. दीज 2 थीका आर सेपरेटेड बाय सेप्टम. इन दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सेप्टम. यहाँ पे इसी वजह से एक लाइन लिखी हुई है दैट एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 4 थीका होने की वजह से एंथर को एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. टेट्रा वर्ड यूज किया जाता है 4 के लिए. एंथर की 4 साइड्स होती हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंथर की 4 साइड्स दिख रही है, हमें 4 पार्ट्स दिख रहे हैं. वो 4 पार्ट्स क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ 4 थीका. इसीलिए एंथर को टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला गया है. और अगर हम ध्यान से इस इमेज को, इस पिक्चर को देखें तो इन थीका के अंदर हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं, 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर, 4 सर्कल्स दिख रहे हैं. दीज सर्कल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया. और अगर हम ध्यान से देखें तो एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं. तो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम एक लोब में, 2 एक लोब के अंदर. तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिलते हैं. और बाद में यही माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होके पॉलन सैक में कन्वर्ट होते हैं, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं. सो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको क्लियर हो गया होगा कि बायलोब्ड होता है, 4 थीका होते हैं, उन 4 थीका के अंदर 4 पॉलन सैक यानी माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं. सो गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है एंथर का. एंड अभी हमने पढ़ा कि हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है. तो इस टॉपिक में हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को ही स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सी, माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स. जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके चारों तरफ 4 वॉल्स प्रेजेंट होती है. उन 4 वॉल्स के नाम है एपिडर्मिस,
एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ये आउटर मोस्ट टू इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स आपको अरेंजमेंट दे रखी है लेयर की, कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, उससे अंदर वाली लेयर को एंडोथीशियम बोलते हैं, उसके और अंदर जाओगे तो थर्ड लेयर विच इज मिडल लेयर, एंड द इनर मोस्ट लेयर जो सबसे ज्यादा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे अंदर वाली लेयर, दैट इज नोन एज टैपेटम। तो इन चारों लेयर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि बेसिकली कैसे हेल्प करती है माइक्रोस्पोरेंजियम में। सो सबसे पहले एपिडर्मिस को स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, सिंगल लेयर होती है एंड गिव प्रोटेक्शन का काम करती है। आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए आउटर मोस्ट लेयर का होने की वजह से इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना माइक्रोस्पोरेंजियम को, ताकि माइक्रोस्पोरेंजियम को जो पॉलन सैक है जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले पॉलन्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नाउ कम टू द सेकेंड लेयर विच इज कॉल्ड एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम सेकेंड लेयर है। यहाँ पे थिक सेल प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल प्रेजेंट होते हैं? थिक सेल। इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन डिहाइसेंस। ये एंथर को बर्स्ट करने में काम करते हैं, एंथर का डिहाइसेंस करने में काम करते हैं, क्योंकि जब एंथर का डिहाइसेंस होगा, जब एंथर की जो लेयर है वो फटेगी, वो बर्स्ट होगी, तभी पॉलन सैक में से पॉलन ग्रेन बाहर आ पाएंगे। एंड pollen grain, we know that pollen grains are the carrier of male gamete. उनके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। जब तक मेल गैमीट को ट्रांसफर नहीं होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचेंगे नहीं, तब तक फर्टिलाइजेशन और आगे के इवेंट्स पॉसिबल नहीं है। तो एंथर का जो डिहाइसेंस है ताकि pollen grain रिलीज हो, वो किसकी वजह से हो पाता है? एंडोथीशियम लेयर की वजह से। एंड अलोंग विद द डिहाइसेंस फंक्शन इट ऑल्सो परफॉर्म्स द प्रोटेक्टिव रोल। ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, क्योंकि आउटर मोस्ट से सेकेंड लेयर है तो ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है, प्लस डिहाइसेंस का भी काम करती है। थर्ड लेयर इज मिडल लेयर। नाउ मिडल लेयर में 1 से 3 लेयर मिलती हैं। इस मिडल लेयर के अंदर भी सब लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 1 से 3। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगेन इसका काम भी सेम एंडोथीशियम जैसा ही है। ये भी डिहाइसेंस भी करती है एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम ऊपर तीनों लेयर की बात करें तो तीनों लेयर प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। एंड द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज टैपेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, क्योंकि इस पे बहुत बार नीट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार वन वर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। सो इट इज अ फोर्थ एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एंड दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैपेटम का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। मैंने पहले भी बताया है अभी कि टैपेटम जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है, इनर मोस्ट लेयर होने की वजह से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है पॉलन ग्रेन्स के। सो दिस इज द ओनली लेयर दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को जो भी नरिशमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? उसको टैपेटम। एंड ये 4 लेयर्स हो गई। इन लेयर्स के सेंटर में, यहाँ पे जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, इस पोर्शन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे सेल्स एक जैसे लगते हैं और उन सेल का नाम है स्पोरोजीनियस सेल्स। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो इसी सेल पे बेस्ड है। इन सेल्स को बोला जाता है स्पोरोजीनियस सेल्स। एंड ये स्पोरोजीनियस सेल्स माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So guys, let's move towards our next topic, that is microsporogenesis. Guys, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस सीबीएसई में इसमें 3 से 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, उस प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करो। So चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में मैंने आपको एक सेल का नाम याद रखने के लिए बोला था। उस सेल का नाम है स्पोरोजीनियस सेल।
वो स्पोरोजीनियस सेल हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 थीका प्रेजेंट है, 4 थीका में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कुछ सिमिलर सेल देखने को मिलते हैं जिन्हें कहते हैं हम स्पोरोजीनियस सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये स्पोरोजीनियस सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं ये, और इनको पोलन मदर सेल यानी पीएमसी, शॉर्ट फॉर्म है पीएमसी, या फिर इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकती है, सिमिलरली स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस सेल्स के पास वो कैपेबिलिटी है पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने की। तो यहाँ पे ये मदर की तरह काम करते हैं, इसलिए स्पोरोजीनियस सेल्स को पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। और ये डिप्लॉयड होती है। तो इसमें किस तरह की सेल डिवीजन देखने को मिलेगी? इसमें मियोसिस देखने को मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पे एक स्पोरोजीनियस सेल है। इस स्पोरोजीनियस सेल डिप्लॉयड होने की वजह से इसमें होगी मियोसिस, और एट द एंड ऑफ मियोसिस हमें 4 सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये रेड कलर के जो सेल्स है, ये 4 सेल है। तो मियोसिस होने पे क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा 4 सेल का, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब टेट्राड वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि टेट्रा वर्ड 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मियोसिस होने की वजह से 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इस ग्रुप को, इस 4 सेल के ग्रुप को बोला गया है माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड जैसे ही ये माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएंगे, फुली तरह से मैच्योर हो जाएंगे, ये जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप के चारों जो माइक्रोस्पोर है, जो चारों पोलन ग्रेन है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एट द एंड हमें क्या मिलेगा? 4 पोलन ग्रेन मिलेंगे। इसी तरह से इसी प्रोसेस को, पोलन ग्रेन्स की बनने की प्रोसेस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन पे, जो 1 या 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो इस वर्ड को हम स्प्लिट करके समझते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ। किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं? पोलन ग्रेन को कहते हैं, कि पोलन ग्रेन का बनना। एंड वो पोलन ग्रेन किससे बन रहा है? पोलन मदर सेल यानी स्पोरोजीनियस सेल से बन रहा है, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। एंड डिप्लॉयड होने की वजह से उसमें कैसी सेल डिवीजन मिलती है? मियोसिस। इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि आप इस हाईलाइटेड लाइन में देख सकते हैं दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन मदर सेल दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। सो एट द एंड हमें 4 माइक्रोस्पोर्स यहाँ से मिल जाएंगे, 4 पोलन ग्रेन मिल जाएंगे। एंड देन ये चारों माइक्रोस्पोर्स भी इंडिविजुअली ग्रो करेंगे। इन सब के अंदर दोबारा माइटोसिस होगी। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में जस्ट एक माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट दिखाई गई है, बट बाकी तीनों में भी सेम इसी तरह का डेवलपमेंट देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस एक माइक्रोस्पोर के अंदर अगेन दूसरी तरह की सेल डिवीजन यानी माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो अगेन एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले डायग्राम में 2 सेल्स देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का सेल है और एक येलो कलर से सेल डिपिक्ट कर रखा है। तो माइटोसिस होने की वजह से ये 2 सेल बनेंगे। तो इस पोलन ग्रेन की इस स्टेज को 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पोलन ग्रेन में 2 सेल्स प्रेजेंट है, 2 सेल्स बन गए हैं बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। यहाँ पे जो बड़ा वाला सेल है, दिस ब्लू कलर रीजन, दिस बिगर सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। इस सेल को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल, और इस सेल के अंदर फूड रिजर्व होता है। ज्यादा पोर्शन वेजिटेटिव सेल को क्यों डिनोट किया गया है? ताकि ज्यादा फूड यहाँ पे रिजर्व हो सके। और ये जो स्मॉलर स्पिंडल शेप सेल है, ये जो छोटा सा सेल दिया हुआ है,
इस सेल को बोला जाता है जनरेटिव सेल। और इस सेल के अंदर यहाँ पे हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस ब्लैक कलर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो छोटा सेल है इसे जनरेटिव सेल बोलेंगे, बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल बोलेंगे जिसमें फूड रिजर्व होता है। तो यहाँ पे हमें दो सेल देखने को मिलते हैं और दोनों सेल अनइक्वल सेल है, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसलिए इस सेल को, इस पोलन ग्रेन की स्टेज को टू सेल स्टेज कहते हैं। ये मोस्टली बहुत कॉमन होती है, बहुत सारे एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन की टू सेल स्टेजेस ही मिलती है। बट कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी होते हैं जो 3 सेल स्टेज भी शो करते हैं। अब 3 सेल स्टेज में क्या होता है, अगेन ये जो हमें येलो कलर पोर्शन दिख रहा है दिस जनरेटिव सेल, इसमें अगेन माइटोसिस हो जाती है। अगेन माइटोसिस होने की वजह से इस एक जनरेटिव सेल के अगेन 2 सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल तो एक ही है बट जनरेटिव सेल में अगेन डिवीजन हो गई है माइटोसिस की वजह से, और टोटल कितने सेल बन गए हैं, 3 सेल बन गए हैं, एक वेजिटेटिव सेल एंड 2 जनरेटिव सेल। तो इस सेल स्टेज को बोलेंगे 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। और ये बहुत कम एंजियोस्पर्म में मिलता है, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन सेल स्टेज है पोलन ग्रेन की, वो 2 सेल स्टेज ही देखी जाती है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। सो गाइस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या पोलन ग्रेन्स की इंपॉर्टेंस होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, पोलन ग्रेन्स डेवलप फ्रॉम पीएमसी, पोलन मदर सेल से जर्मिनेट हुए हैं, पोलन मदर सेल से डेवलप हुए हैं थ्रू मियोसिस। तो ये पहला पॉइंट है, ये में हम क्लियर कर चुके हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे कंटेन मेल गैमीट। पोलन ग्रेन में ही मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप। कैसे दिखते हैं ये, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड नेचर होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलन ग्रेन्स को सराउंड करने वाली पोलन ग्रेन्स की 2 वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल और इनर वॉल, और इन दोनों वॉल को नाम मेंशन किए गए हैं। आउटर वॉल को बोलते हैं एक्साइन और इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है कि पोलन ग्रेन्स में कितनी वॉल होती हैं, तो 2 वॉल होती हैं, आउटर वाली को एक्साइन बोलते हैं और इनर वाली को इंटाइन बोलते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, द एक्साइन इज अ हार्ड लेयर। एक्साइन जो है, जो आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, वो एक हार्ड लेयर होती है। क्यों हार्ड लेयर होती है, ऐसा क्या प्रेजेंट होता है इसमें जो इसको हार्ड बनाता है, इसके अंदर एक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्साइन किसकी बनी हुई होती है, तो एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। और ये स्पोरोपोलिनिन की खासियत होती है कि ये रेजिस्टेंट होती है बहुत सारी चीज़ों से। अगर हम इस पर केमिकल डाल लें या हम कुछ भी डाल लें, इस पर कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ से इसका रिएक्शन करा दे, चाहे वो HCl हो, चाहे वो कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, या कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन हो, ये रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन काफी सालों तक हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लेयर दिखा रखी है, दिस आउटर लेयर, दिस इज एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, एंड ये अनइक्वल दिख रही है कहीं से, मतलब कहीं से ये कंटिन्यू है, कहीं से नहीं है, फिर दोबारा कंटिन्यू हो रही है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है, दिस एक्साइन हैज एन अपर्चर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इज नोन एज जर्म पोर। ऐसा रीजन जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है, उस पोर्शन को बोलते हैं जर्म पोर। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस पोर्शन जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, इसे कहते हैं हम जर्म पोर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर आउटर लेयर, दिस इज ऑल अबाउट द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। अब हम इनर
लेयर की यानी इंटाइन की बात करते हैं। द इनर थिन लेयर ऑफ इंटाइन, ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन्स की दो लेयर होती हैं, आउटर और इनर। आउटर वाली का नाम है एक्साइन जो स्पोरोपोलेन की बनी हुई होती है, इनर वाली का नाम है इंटाइन जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। गाइज अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स में वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है, उसमें फूड रिजर्व होता है। तो उसमें फूड रिजर्व होने की वजह से पोलन ग्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट का। सो बहुत सारे लोग पोलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी लेते हैं। सो इट इज़ द न्यूट्रिएंट रिच एंड टेकन एज अ फूड सप्लीमेंट। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ सेकेंड, इन पोलन ग्रेन्स को हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? सी, पोलन ग्रेन्स में स्पोरोपोलिन तो प्रेजेंट होती ही है जो उसका जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ा देती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बट पोलन ग्रेन्स को हम अपनी तरफ से भी प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अगर हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उनको हम स्टोर करके रखेंगे तो हम उनको बहुत सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं पोलन बैंक्स में। और बाद में जब भी हमें सपोज अगर कोई भी स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई है तो हम उसके पोलन ग्रेन्स को यूज कर सकते हैं जो हमने स्टोर किए थे, तो उनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विज्ञान को। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस।